नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दी। उच्चतम न्यायालय ने संरक्षित वनों के आसपास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर अपने पिछले आदेश में संशोधन किया। नीति आयोग ने भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देना भारत के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोत्तम प्रथाएं शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। फ्रांसीसी कंपनी ईडीएफ ने कहा कि जैतापुर परियोजना से जुड़े परमाणु दायित्व के मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना ने अब तक 53,500 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है। उच्चतम न्यायालय ने जिला अदालतों के आपराधिक और दीवानी मुकदमों के सभी रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण करने का आदेश दिया है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति के लक्ष्य हैं भारत को अगले 25 वर्षों में चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण और नवाचार में विश्व में अग्रणी देश बनाना। वर्ष 2030 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को वर्तमान $11 बिलियन से बढ़ाकर $50 बिलियन तक पहुँचाने में मदद करना। चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के व्यवस्थित विकास में मदद करना, जिससे कि लोक स्वास्थ्य के पहुँच, वहनीयता, गुणवत्ता और नवाचार से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो चिकित्सा उपकरण क्षेत्र एक सनराइज सेक्टर यानी उभरता हुआ क्षेत्र है। इस नीति के तहत नीतिगत उपायों के लिए इन 6 व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। पहला क्षेत्र है विनियामकीय तंत्र को सुव्यवस्थित करना। इसके तहत लाइसेंसिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। BIS जैसे भारतीय मानकों की भूमिका बढ़ाई जाएगी और एक सुसंगत मूल्य निर्धारण विनियमन तैयार किया जाएगा। दूसरा है सक्षमकारी बुनियादी ढांचा। इसमें आर्थिक क्षेत्र के निकट विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित बड़े चिकित्सा उपकरण पार्क्स और क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी और उन्हें मजबूती प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार में सहायता करना शामिल है। इसके तहत एकेडमिक और शोध संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही नवाचार केंद्रों और प्लग एंड प्ले अवसंरचनाओं की भी स्थापना की जाएगी और स्टार्टअप्स को समर्थन दिया जाएगा। चौथा क्षेत्र है चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना। इसके तहत निजी निवेश, उद्यम पूंजीपतियों से निरंतर वित्त पोषण और सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं मानव संसाधन विकास के तहत चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में पेशेवरों के कौशल विकास, पुनर्कौशल विकास तथा कौशल उन्नयन के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाया जाएगा। विदेशी अकादमिक या उद्योग संगठनों के साथ साझेदारी विकसित की जाएगी और मौजूदा संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों के प्रति समर्पित बहुविषयक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। और छठा क्षेत्र होगा ब्रांड पोजिशनिंग और जागरूकता सृजन का। चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित की जाएगी। इसके अलावा विनिर्माण और कौशल विकास के लिए सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने पर बल दिया जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे भविष्य की महामारियों के खिलाफ पहले से तैयार रहने में मदद मिलेगी, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को मजबूत किया जा सकेगा और उपचार की लागत में कमी आएगी। इसके अलावा रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। अगली खबर वन क्षेत्रों से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने संरक्षित वनों के आसपास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर अपने पिछले आदेश में संशोधन किया है। 2022 में न्यायालय ने ये निर्देश दिया था कि प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन और वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों ओर का 1 किलोमीटर का क्षेत्र ESZ होना चाहिए। अब अपने संशोधित आदेश में शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि ESZ यानी इको सेंसिटिव जोन पूरे देश में एक समान नहीं हो सकता है और इसे संरक्षित क्षेत्र विशिष्ट होना चाहिए। इससे पहले केंद्र और कई राज्यों ने न्यायालय के जून 2022 के आदेश में संशोधन की मांग की थी। उन्होंने ये तर्क दिया था कि इससे वनों की परिधि में स्थित गांव इको सेंसिटिव जोन के दायरे में आ रहे थे। और आइए बात करते हैं संशोधित आदेश के मुख्य निष्कर्षों के बारे में। जून 2022 का आदेश इन पर लागू नहीं होगा। ऐसे इको सेंसिटिव जोन्स जिनके लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मसौदा और अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है, साथ ही उन भावी इको सेंसिटिव जोन्स पर भी लागू नहीं होगा जिनसे संबंधित प्रस्ताव मंत्रालय ने
ने स्वीकार कर लिए हैं। जहाँ राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित हैं या फिर सीमाओं को साझा करते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के भीतर या इनके 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह की खनन गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। इको सेंसिटिव जोन के भीतर की जाने वाली किसी भी प्रकार की विकासात्मक गतिविधियों के लिए वन मंत्रालय के 2011 के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और साथ ही उन्हें मंत्रालय द्वारा जारी 2022 के कार्यालय ज्ञापन में निहित प्रावधानों का भी अनुपालन करना होगा। इको सेंसिटिव जोन संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण और नाजुक क्षेत्र होते हैं। इसकी अधिसूचना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी की जाती है। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के मुताबिक 2002 से 16 के मुताबिक राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों की सीमाओं से 10 किलोमीटर तक के भीतर के क्षेत्र को ESZ के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। दरअसल इको सेंसिटिव जोन्स का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये संरक्षित क्षेत्रों के आसपास एक तरह का आघात सहने वाला क्षेत्र होता है, यानी कि शॉक एब्जॉर्बर होता है। ये शहरीकरण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। ये स्वस्थानीय यानी इन सीटू संरक्षण में मदद करता है और साथ ही ये मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करता है। और आइए अब बात करते हैं खाद्य एवं पोषण की। नीति आयोग ने भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देना भारत के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोत्तम प्रथाएं शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट मिलेट्स मूल्य श्रृंखला के अलग अलग पहलुओं में राज्य सरकारों और संगठनों द्वारा अपनाई जाने वाली बेहतरीन और नवोन्मेषी प्रथाओं को प्रस्तुत करती है। मिलेट्स यानी मोटा अनाज को पोषक अनाज के रूप में भी जाना जाता है। ये छोटी और गोल बीज वाली वार्षिक घासों का सामूहिक समूह है जिसे मनुष्य के भोजन या पशुचारे के लिए अनाज की फसल के रूप में उगाया जाता है। इसका सेवन मुख्य रूप से शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में किया जाता है। मिलेट्स के कुछ उदाहरण हैं ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, चेना आदि। मिलेट्स पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें मधुमेह रोधी गुण होते हैं। साथ ही इनकी खेती के लिए कम पानी की जरूरत होती है। इनकी खेती में कम लागत आती है और इनमें जलवायु के प्रतिकूल प्रभावों को सहने की क्षमता होती है। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया में मिलेट्स के शीर्ष 5 निर्यातकों में शामिल है। हालांकि भारत में इसके कुल बोए गए क्षेत्र में कमी के साथ साथ उत्पादन में भी गिरावट आई है और इसके कई कारण हैं, क्योंकि मिलेट्स उत्पादन की तुलना में चावल और गेहूं जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अन्य फसलों की तुलना में मिलेट्स उत्पादन से कम लाभ प्राप्त होता है। इन फसलों की अपेक्षाकृत कम शेल्फ लाइफ होती है। इस कारण से भंडारण संबंधी समस्याएं आती हैं। साथ ही शहरीकरण तथा रेडी टू ईट मिलेट्स अनुपलब्ध होने के कारण इन फसलों की कम मांग है और इसीलिए भारत में मिलेट्स उपभोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं। जैसे कि मिलेट्स को पोषक अनाज घोषित किया गया है। इन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल किया गया है। वर्ष 2018 को राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मना रही है। इसके अलावा मिलेट्स उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों द्वारा जो पहलें आरंभ की गई हैं, उसमें आंध्र प्रदेश में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली मिलेट्स की खेती का व्यापक पुनरुद्धार किया जा रहा है और सूखा शमन परियोजना चलाई जा रही है। नागालैंड में NFSM पोषक अनाज मिशन, तमिलनाडु मिलेट मिशन जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। वहीं समेकित बाल विकास सेवाओं में भी मिलेट्स को शामिल किया गया है। कई राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में मिलेट्स को पूरक आहार के रूप में मान्यता दी गई है। इस कारण इसके उत्पादन, उपभोग और वितरण में वृद्धि हुई है। अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टार्टअप्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान ने न्यूट्री हब टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर की स्थापना की। इक्रिसेट मिलेट्स के बायोफोर्टिफिकेशन के लिए अपनी अनुसंधान एवं विकास पहलों को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का उपयोग कर रहा है और दक्षिण सहयोग को भी बढ़ावा दे रहा है। और आइए बात करते हैं भारत में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। फ्रांसीसी कंपनी EDF ने कहा है कि जैतापुर परियोजना से जुड़े परमाणु दायित्व के कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। इससे पहले इलेक्ट्रिसाइड डी फ्रांस ने महाराष्ट्र के जैतापुर में 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के निर्माण के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। हालांकि भारत के परमाणु नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम से संबंधित मुद्दों के कारण परियोजना अब भी बाधित है। असैन्य परमाणु दायित्व से संबंधित कानून ये सुनिश्चित करता है कि परमाणु घटना या आपदा के कारण हुई परमाणु क्षति के लिए पीड़ितों को मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही ये निर्धारित भी करता है कि उन नुकसानों के लिए कौन उत्तरदायी होगा। भारत ने 2010 में CLNDA को अधिनियमित किया था। इसका उद्देश्य परमाणु दुर्घटना के पीड़ितों के लिए एक त्वरित मुआवजा तंत्र स्थापित करना था। इसके अलावा इस अधिनियम का एक और उद्देश्य भारत को पूरक मुआवजे पर अभिसमय का एक पक्षकार बनाना भी था। CSC यानी पूरक मुआवजे पर अभिसमय। इसका लक्ष्य विश्वव्यापी दायित्व प्रणाली को
स्थापित करना और पीड़ितों के लिए उपलब्ध मुआवजे की राशि में वृद्धि करना है। CSC किसी परमाणु प्रतिष्ठान के ऑपरेटर के अनन्य दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है और किसी अन्य पक्ष को इसमें शामिल नहीं करता है। ये उन शर्तों को निर्धारित करता है जिनके तहत राष्ट्रीय कानून आपूर्तिकर्ता से दायित्व का निर्वहन करवा सकते हैं। हालांकि भारत ने इन शर्तों के परे जाकर CLNDA में ऑपरेटर के दायित्व के अतिरिक्त आपूर्तिकर्ता के दायित्व की अवधारणा को भी अपनाया है। इससे परमाणु उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं में भारत के साथ परमाणु सौदों में शामिल होने को लेकर चिंता व्याप्त हुई है। CLNDA की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये ऑपरेटर्स पर सख्त और कोई गलती न होने के बावजूद भी दायित्व निर्धारित करता है। यहाँ उसे किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, चाहे उसकी गलती हो या न हो। ये किसी दुर्घटना के कारण हुई हानि के मामले में ऑपरेटर द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि को निर्धारित करता है। इसमें राशि पर सीमाओं और उस समय सीमा को भी निर्दिष्ट किया गया है जिसके भीतर ऑपरेटर के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई की जा सकती है। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना ने अब तक 53,500 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है। PLI योजना पर हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों ने कई प्रमुख तथ्यों को प्रकट किया है। इसमें कहा गया है कि अब तक सरकार ने PLI लाभार्थियों को लगभग 2,874 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया है। ये भुगतान योजना के लिए 5 वर्षों के लिए आवंटित 1.97 ट्रिलियन रुपयों का केवल 1.4% है। इस योजना से 3 लाख नौकरियों का सृजन हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप 5 लाख करोड़ रुपए के मूल्य का वृद्धिशील उत्पादन हुआ है। केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान 14 प्रमुख क्षेत्रकों के लिए PLI योजना के अंतर्गत 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा की गई थी। इन क्षेत्रकों को राजस्व और रोजगार सृजन की उनकी क्षमता के आधार पर चुना गया है। PLI योजना के अंतर्गत शामिल क्षेत्र हैं इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, बैटरी, फार्मा, खाद्य, वस्त्र, दूरसंचार आदि। PLI योजना के उद्देश्यों की बात करें तो ये भारतीय उद्योगों की मौलिक दक्षताओं का विकास करता है, नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करता है, कुशल प्रक्रियाओं के माध्यम से इकोनॉमी ऑफ स्केल का निर्माण करना इसका उद्देश्य है, निर्यात के माध्यम से भारतीय उद्योगों की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। PLI योजना लक्षित खंडों के अंतर्गत आने वाली विनिर्मित वस्तुओं की एक आधार वर्ष पर निबल वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन देती है। PLI योजना के समक्ष कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि ये योजना मोबाइल और विनिर्माण क्षेत्रों में सफल रही है, फिर भी इन लाभों को अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाना अब भी एक चुनौती है। आवेदन समयबद्ध तरीके से स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। लाभार्थी कंपनियों द्वारा किए गए मूल्य संवर्धन को समझने के लिए मापदंडों का कोई सामान्य सेट नहीं है। इस योजना की प्रगति की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस का अभाव है। उच्चतम न्यायालय ने जिला अदालतों के आपराधिक और दीवानी मुकदमों के सभी रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य न्यायपालिका में दक्षता, प्रक्रियागत समानता और सहजता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के अनुकूलन को बढ़ावा देना है। रिकॉर्ड्स के रूपांतरण के लिए उच्चतम न्यायालय की ई समिति ने मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। इसके तहत सभी उच्च न्यायालयों को एक डिजिटलीकरण सेल, न्यायिक डिजिटल रिपोजिटरी और एक मानकीकृत प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये महामारी जैसी स्थितियों में भी कार्रवाइयों को जारी रखने और लोगों की भागीदारी दरों में सुधार करने के लिए है। ये त्वरित और लागत प्रभावी न्याय वितरण सुनिश्चित करने के लिए है। इसके अलावा ये न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को कम करेगी। साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए इसकी जरूरत है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी न्याय को समान रूप से सुलभ बनाकर ग्रामीण शहरी अंतर को समाप्त करने के लिए भी जरूरी है। हालांकि न्याय के वितरण में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में कई चुनौतियां अब भी मौजूद हैं, क्योंकि भारत में एक डिजिटल डिवाइड की स्थिति है। यानी कि अभी भी भारत में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, टेक्नोलॉजी तक उनकी पहुंच नहीं है। ऐसे भी कई स्थान हैं जहां पर अभी बिजली नहीं है। साथ ही लोगों में तकनीकी जानकारी की कमी है, पूंजी गहनता में कमी है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा का जोखिम है। प्रौद्योगिकी के अनुकूलन और लोग ज्यादा से ज्यादा प्रौद्योगिकी को अपनाएं, इसके लिए कई पहलें भी शुरू की गई हैं, जैसे कि ई-कोर्ट मिशन। ये न्यायपालिका के डिजिटलीकरण के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। अदालत, पुलिस, जेल प्रशासन जैसे हितधारकों के बीच डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम बनाने के लिए इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शुरुआत की गई है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स लॉन्च किए हैं। इसका शॉर्ट नेम फास्टर है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सुरक्षित रूप से न्यायालयों के आदेशों को तेजी से प्रसारित करता है। सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर यानी सुवास अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करता है।
और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की जो आपकी परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। तो बात करते हैं UNPFII यानी देशज मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच। हाल ही में UNPFII के 22वें सत्र का आयोजन किया गया था। ये आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक सलाहकारी निकाय है। यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। इसे आर्थिक और सामाजिक विकास, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकारों से संबंधित देशज मुद्दों पर चर्चा करने के लिए स्थापित किया गया था। ये विशेष रूप से देशज लोगों के मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 3 निकायों में से एक है। अन्य 2 निकाय हैं देशज लोगों के अधिकारों पर विशेष तंत्र और देशज लोगों के अधिकारों पर विशेष प्रतिवेदक। अगला टॉपिक है डिफॉल्ट बेल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन मामलों में अभी जांच पूरी नहीं हुई है उन मामलों में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करके किसी अभियुक्त के डिफॉल्ट बेल पाने के मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सका। डिफॉल्ट बेल संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। डिफॉल्ट बेल या वैधानिक जमानत एक तरीके से जमानत प्राप्त करने का अधिकार है। यह अधिकार तब प्रदान किया जाता है जब न्यायिक हिरासत में रखे गए किसी व्यक्ति के संबंध में पुलिस निर्धारित अवधि के भीतर जाँच पूरी नहीं कर पाती है। ये अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता में निहित है। अधिकतर अपराधों के मामलों में पुलिस को जांच पूरी करने और अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 60 दिन दिए जाते हैं। हालांकि कुछ अपराधों के मामले में ये अवधि 90 या फिर 180 दिनों तक की होती है। अगला टॉपिक है विद्युत उत्पादन पर लेवी। विद्युत मंत्रालय ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे विशेष रूप से जल विद्युत परियोजनाओं से होने वाले बिजली उत्पादन पर कोई लेवी या शुल्क नहीं लगाएं। मंत्रालय के मुताबिक तापीय, जल, पवन, सौर, परमाणु आदि स्रोतों से उत्पादित की जाने वाली बिजली पर ऐसी कोई भी लेवी या प्रशुल्क अवैध और असंवैधानिक है। दूसरी सूची यानी राज्य सूची की प्रविष्टि 53 के अनुसार राज्यों को केवल अपने क्षेत्राधिकार में बिजली के उपभोग या विक्रय पर ही कर लगाने का अधिकार दिया गया है। राज्यों को बिजली उत्पादन पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी राज्य में उत्पादित बिजली अन्य राज्यों में उपभोग की जा सकती है। सैरोगेसी के लिए ट्रिपल टेस्ट। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऐसे दंपति की मदद के लिए ट्रिपल टेस्ट विकसित किया है जो सैरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत सैरोगेट बच्चे के लिए कानूनी बाधाओं का सामना कर रहे हैं। इस कानून के तहत केवल परोपकारी यानी एल्ट्रिस्टिक सैरोगेसी को ही अनुमति दी गई है। ये कानून वाणिज्यिक सैरोगेसी को प्रतिबंधित और दंडित करता है। सैरोगेसी के लिए जो ट्रिपल टेस्ट है उसके अंतर्गत पति का आनुवंशिक परीक्षण करवाया जाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चा किसी विकार के साथ पैदा न हो। दंपति का शारीरिक परीक्षण होता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दंपति में बच्चे की देखभाल की क्षमता है या फिर नहीं। इसके अलावा दंपति का आर्थिक परीक्षण भी करवाया जाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे बच्चे के भविष्य की सुरक्षा कर सकते हैं या फिर नहीं। नैनो डैप लिक्विड। इफ्को ने नैनो डैप लिक्विड लॉन्च किया है। नैनो डीएपी यानी डायमोनियम फॉस्फेट अगली पीढ़ी का उर्वरक है। ये नाइट्रोजन और फास्फोरस के नैनो कणों से युक्त होता है। इन कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। डायमोनियम फॉस्फेट एक फॉस्फेट आधारित उर्वरक है। इसका उत्पादन अमोनिया और फास्फोरिक एसिड के बीच अभिक्रिया के माध्यम से होता है। नैनो डैप की 500 मिलीलीटर की बोतल से उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि पारंपरिक मृदा पोषक तत्वों के एक बैग से मिलता है। नैनो डैप के उपयोग का ये लाभ होगा कि इससे उर्वरक सब्सिडी बोझ में कमी आएगी। इसके अलावा कृषि की लागत में कमी आती है। उच्च पोषक तत्वों की प्राप्ति के माध्यम से कृषि संधारणीयता में सुधार होता है, जल की खपत कम होती है और उच्च उपयोग दक्षता सुनिश्चित होती है। क्वासर यानी अर्धतारकीय रेडियो स्रोत। एक हालिया अध्ययन के मुताबिक आकाश गंगाओं के विलय से क्वासर प्रज्वलित होते हैं। क्वासर बहुत चमकीले, दूरस्थ और सक्रिय सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं। इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लाखों से अरबों गुना ज्यादा होता है। यह आमतौर पर आकाश गंगाओं के केंद्र में स्थित होते हैं। वे इस केंद्र में खींचे चले आते पिंडों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और विकिरण की तीव्र धारा उत्सर्जित करते हैं। एक क्वासर का प्रकाश उसकी अपनी आकाश गंगा के सभी तारों के संयुक्त प्रकाश से ज्यादा होता है। क्वासर एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस का एक उपवर्ग है। अगला टॉपिक है अजेय वॉरियर अभ्यास। ये भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त कंपनी स्तर का एक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। मन मदुरई मृदभांड। तमिलनाडु के शिवगंगई जिले के मन मदुरई मृदभांड को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है। इन मृदभांड को बनाने के लिए नेदुनकुलम, नाथपुरकी, सुंदर नादपू, सेकलतूर जैसे जल निकायों से प्राप्त एक विशेष प्रकार की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इन मृदभांडों को बनाने के लिए मुख्य कच्चा माल मृदा और जल है। वेगई नदी मन मदुरई गांव से होकर बहती है। ये नदी मृदभांड निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाली मिट्टी का उत्तम स्रोत है।
और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख मठों के बारे में। हाल ही में G20 सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने हेमिस और थिक्से मठों का दौरा किया था। हेमिस मठ लद्दाख में सबसे बड़ा मठ संस्थान है। ये सिंधु नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। ये महायान बौद्ध धर्म की ड्रैगन उपशाखा से संबंधित है। हेमिस मठ के हिमालय में 200 से ज्यादा शाखा मठ हैं। और अगला टॉपिक है थिक्से मठ। ये एक तिब्बती बौद्ध गोम्पा है जिसे मठ भी कहा जाता है, जो गेलुग्पा संप्रदाय से संबंधित है। ये लद्दाख के थिक्से में एक पहाड़ी पर अवस्थित है। ये तिब्बत के पोटाला पैलेस से समानता के लिए विख्यात है। ये अपने वार्षिक गस्टर महोत्सव के लिए भी जाना जाता है। और आइए बात करते हैं चर्चा में रहे स्थलों के बारे में। इजराइल, इसकी राजधानी जेरूसलम है। भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर बधाई दी है। इजराइल मध्य पूर्व में बसा एक छोटा सा देश है। ये जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन, लेबनान और मिस्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके उत्तर में हिमयुक्त पहाड़ हैं, दक्षिण में गर्म मरुस्थल नेगेव मरुस्थल है। इसका निम्नतम बिंदु है मृत सागर। ये समुद्र तल से 416 मीटर नीचे स्थित है और पृथ्वी की सतह पर भी निम्नतम बिंदु है। और इसका उच्चतम बिंदु है हेरमोन पर्वत। इजराइल की प्रमुख नदी है जॉर्डन। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।